अरे वाह माँ, आप लोगों ने तो अभी से गुपचुप बात करनी शुरू कर दी। आप दोनों सास बहू में तो अभी से बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग हो गई। बेटे तक को बाहर कर दिया आप लोगों ने। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में, जरा हमें भी तो बताइए। कहूंगी क्या बेटा, जैसे यही बता रही थी कि मुझे तो हर वो चीज़ पसंद है जो मेरे बेटे को पसंद है, जो मेरे बेटे को अच्छा लगता है। वो हर चीज़ मेरे मन के बहुत करीब ही होती है, भले ही वो कितनी भी सड़ी गली क्यों ना हो। अगर मेरे बेटे को पसंद है तो मैं उसे खुशी खुशी अपना लेती हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी। अपने बेटे की पसंद को बड़ा दिल करके एक्सेप्ट कर लेना ना हर माँ के लिए अच्छा होता है और बेहद खुशी की बात है। माँ का असली फर्ज ही यही होता है कि वो अपने से ऊपर अपने बच्चों की खुशियाँ रखे, और अगर आप ऐसा सोचती हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है। भाभी चलिए, आपको हम आपका कमरा दिखा देते हैं। चलिए आप कमरे में आराम कर लीजिए। प्रशांत के बाबूजी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप होते तो आप देखते कि हमारे प्रशांत ने जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर लिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी प्रशांत की शादी करवाना, भगवान ने आज वो जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेनी। अब बहू घर में आ गई है, सारी जिम्मेदारियाँ उसके सर पर डालकर मैं आराम से चैन की नींद सो सकती हूँ। प्रशांत के बाबूजी, आज आपकी न जाने क्यों बहुत याद आ रही है। आज आप होते तो कितना खुश होते। बेटे को यूँ आगे बढ़ता हुआ जिंदगी में देखना आपका तो बहुत पुराना सपना था। काश आज आप होते। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? माँ, क्यों रो रही हैं आप? माँ, जब से पिताजी गए मैंने आपको कभी नहीं रोने दिया, और आज आप रो रही हैं। क्या हुआ माँ? कोई तकलीफ है आपको? क्या गया माँ? आज आपको बाबूजी की इतनी याद क्यों आ रही है माँ? कुछ नहीं बेटा, उम्र की बातें हैं। कभी कभी इंसान का दुख बाहर आ जाता है, बस आंसू के रूप में बहने लगता है। तुझे आज जिंदगी में यूं आगे बढ़ता देख कर ना बहुत खुशी हुई। ये खुशी तेरे बाबूजी के साथ भी शेयर करती तो कितना अच्छा होता। आज जिंदगी में महसूस हो रहा है कि अकेला होना कितना बड़ा दुख देता है इंसान को। काश आज तेरे बाबूजी जिंदा होते। न जाने क्यों आज उनका बहुत ख्याल आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में अब अकेलापन ही बचा है मेरे। अकेले होते हुए ना बहुत दुख हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आज वो होते तो उनके साथ अपनी खुशियां बांटती, सब कुछ कितना अच्छा होता। बस उनकी कमी आज ज्यादा ही महसूस हो रही है, कुछ बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है। पर बेटा तू जा, तू मेरी चिंता मत कर। बहू आज नई नई इस घर में आई है, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी चिंता करे और मेरे पास रुके। नहीं बेटा, तू जा, बहू के साथ जा। बेचारी नहीं तो क्या सोचेगी। और मैं नहीं चाहती कि बहू पहले दिन ही मुझ पर ये इल्जाम लगाए कि मैं बहू और बेटे के बीच में दूरियां ला रही हूँ। नहीं बेटा तू जा, मैं अपना संभाल लूंगी। तेरे बाबूजी मेरे आसपास ही हैं, बस मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, यही समझ लूंगी। उनसे सारी बातें कर लूंगी, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। वैसे भी तुम सब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ोगे ही ना, पीछे तो मैं ही रह जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तकलीफ में हैं तो मैं आपको अकेला छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाऊं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। ये हमारा परिवार है, एक दूसरे के सुख दुख से हम सब का वास्ता है। एक दूसरे के सुख दुख में अगर परिवार के लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? माँ, आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा है ना, आज मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम माँ बेटे बैठकर साथ में बातें करेंगे। मैं आपके लिए ना बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाऊंगा, जैसे आप बनाती थी बचपन में मेरे लिए। माँ, आपको याद है ना? मेरी प्यारी माँ, अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके लिए ना वो रोटी वाला पिज्ज़ा बनाता हूँ, फिर आपके कमरे में चलकर हम ढेरों बातें करेंगे। माँ, अभी तो मेरी शादी हुई है और ज़िंदगी भर मुझे और संध्या को एक दूसरे के साथ ही रहना है। कोई बात नहीं माँ, आज मैं आपके साथ ही रहूँगा। मैं आपको अकेलेपन में और इतने दुख में इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ, मैं सब ज़िंदगी में कुछ भी होने से पहले ना आपका बेटा हूँ। पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ, मैं चलता हूँ, रोटी पिज्ज़ा बनाकर लेकर आता हूँ आपके कमरे में। आप बस मेरा इंतजार करो। आज माँ बेटा साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से ही तो आई हैं। मेरी माँ से बढ़कर मेरी ज़िंदगी की किसी एक खुशी के लिए कोई और नहीं हो सकता। मेरी खुशी में खुश होने वाली सबसे पहले मेरी माँ ही होती हैं। इसलिए माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप मेरी खुशी में सबसे पहले हो तो आपके गम में मैं भी सबसे पहले हूँ। हाँ माँ? देख लिया तूने, मैं ना कहती थी संध्या भाभी की नई जिंदगी की राहें आसान नहीं होंगी, और ससुराल तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। नरक से भी बदतर ही जगह है ये, क्योंकि यहाँ की ओनर ना मेरी माँ है। संध्या भाभी को मेरी माँ से निपटने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देख लिया ना तूने, आखिर पहले ही दिन संध्या भाभी के साथ क्या किया उन्होंने। हाँ दीदी, देख तो लिया। मैंने माँ को इतना भी नहीं सोचा था। अपने ही बच्चों की खुशियों की दुश्मन है मेरी माँ। बताओ तो जरा, आज भैया की शादी की पहली रात थी और माँ ने उनके साथ ऐसा किया। माँ भैया के साथ अपना रहेंगी और भाभी भाभी बेचारी अकेले रहेंगी। ऐसा कैसे कर सकती है कोई माँ। सच में मेरी माँ ऐसी है ना जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी भी माँ हो सकती है।
मुझे तो संध्या भाभी के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारी, शादी के पहले ये दिन उनकी जिंदगी के सारे सपने टूट गए। क्या क्या अरमान लेकर एक लड़की ससुराल में आती है और आते ही उसके साथ ऐसा बर्ताव। अब तुम दोनों खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों दिख रही हो? सुप्रिया, सुने ना, जाओ जाकर अपनी भाभी के लिए अच्छे अच्छे खाने और नाश्ते का प्रबंध करो। इन्हें खिलाओ पिलाओ। काफी थक नहीं गई होंगी तुम्हारी भाभी? अभी तक तो इनकी थकान की बड़ी परवाह हो रही थी तुम लोगों को, और अब सारी परवाह खत्म हो गई क्या? ले जाओ अपनी भाभी को खिलाओ पिलाओ, इनके खाने पीने का प्रबंध करो। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ। जी माँ। क्यों, क्या हुआ बहू रानी? 100 सोनार की तो 1 लोहार की पड़ गई ना तुम पर भारी। तुम्हें क्या लगा था अपना रूप दिखाकर, अपनी सुंदरता दिखाकर तुम मेरे बेटे को अपना बना लोगी? हाँ, तुम ये मत भूलो जो लाइन मेरे बेटे ने कही है, वो जिंदगी में कुछ भी होने से पहले ना मेरा बेटा है, समझी? तुम चाहे कुछ भी कर लो पर रहेगा वो मेरा श्रवण कुमार ही, समझी? कुछ भी जिंदगी में बनने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। वो जिंदगी में वही करेगा जो मैं चाहूंगी, समझी? आज तो तुम्हें आईना मैंने दिखा ही दिया कि तुम्हारी क्या औकात है उसकी नजरों में। अब भली हो तो अभी से चली जाओ, अपनी इज्जत चाहती हो तो, वरना रोज रोज ऐसे तिरस्कार कैसे सहोगी तुम? माँ जी, अगर आपको वो लगता है कि मुझे और उन्हें एक दिन दूर रखने से आप हम दोनों को अलग कर लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशांत जी ने आपसे क्या कहा कि मेरा और उनका साथ तो जन्मों जन्मों का है, पूरी जिंदगी का है। तो माँ जी, आप एक दिन हमें दूर रखकर आखिर क्या हासिल कर लिया आपने? वैसे माँ जी, एक बात आपको याद दिला दूँ, आप तो मुझे इस घर में भी नहीं चाहती थी, प्रशांत जी की ज़िंदगी में भी नहीं चाहती थी, पर दोनों जगह मैं आ गई ना। ऐसे ही बाकी जगह भी मैं अपनी जगह बना ही लूँगी। खैर माँ जी, एक दिन की जीत की खुशी सेलिब्रेट कर लीजिए आप। मुबारक हो आपको, कम से कम मेरे इस घर की में आने के बाद आपके साथ एक अच्छा काम तो हुआ। आगे पता नहीं आपको ऐसी खुशियाँ नसीब भी हों या नहीं। भाभी, अरे आप दोनों आइए, बैठिए ना। मुझे बेहद खुशी है, कम से कम बहनों जैसी नंदे तो मेरे पास है, भले ही और कोई मेरे पास हो या ना हो। मेरा नाम संध्या है और मैं ना आप लोगों से कभी मिली नहीं, पर ना मुझे इतना ज़रूर मालूम है, जैसे ये बताते थे आप दोनों के बारे में, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। भाभी, मेरा नाम सुप्रिया है और ये सुकन्या है। वैसे आपकी 3 नंदे हैं पर अभी हम 2 ही हैं। क्या है ना, सुकन्या दीदी की शादी हो गई है और अभी वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो इसलिए उनके ससुराल वाले उन्हें कहीं आने जाने नहीं देते, तो इसलिए वो अभी अपने घर पर ही है, अपने ससुराल में ही है, वरना अपने भाई की शादी में वो भी यहाँ पर होती। पर भाभी, हमें बेहद खुशी है कि आप यहाँ पर आई। भाभी, आप बहुत सुंदर हो, हमें ना आप बहुत पसंद हो। भाभी, क्या हम दोनों भी आपको पसंद है? अरे ये भी कोई कहने की बात है। मैं आप दोनों को बताऊं, मुझे ना कभी ज़िंदगी में परिवार का सुख ही नहीं मिला। बचपन में छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा चल बसे, फिर भैया भाभी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पर उनसे मुझे वो प्यार न मिला जो एक माँ बाप से बच्चे को मिलता है। ज़िंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। उसके बाद आपके भैया मेरी ज़िंदगी में आए और अब आप लोग मेरी ज़िंदगी में आई हो। बहनों का प्यार कभी मिला नहीं, पर आप लोगों से मिलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी 2 बहनें हो गई हों। भाभी, मैंने देखा कि आप बहुत सारा मेकअप का सामान लेकर आई हो। भाभी, क्या मैं भी कुछ उसमें से यूज कर सकती हूँ? मैंने देखा कि आपके पास तो एक लिपस्टिक का पूरा सूटकेस है जिसमें लिपस्टिक ही लिपस्टिक है। भाभी, क्या एक आध मुझे मिल सकती है? सुने ना भाभी, वो सब कितने टाइम से अपने लिए जमा करके लाई होंगी अपनी शादी की बात लगाने के लिए, तो उसमें भी से भी शुरू हो गई। और तुझे माँ ने मना किया है ना मेकअप करने के लिए, फिर तू क्यों भाभी के पीछे पड़ रही है? अगर माँ को पता चल गया ना कि तूने भाभी का मेकअप यूज किया है तो तू तो जाएगी ही, साथ साथ में भाभी को भी 4 बात सुनने को मिलेगी। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, आजकल के ज़माने की लड़कियां तो सब कुछ यूज़ करती हैं, तो ये क्यों नहीं यूज़ कर सकती भला? तुम ले लेना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा, मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। आखिर मेरी बहन जैसी हो तुम लोग, और तुम लोग जो चाहो वो ले सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नहीं रोके टोकेगा तुम्हें। और मेकअप लगाना ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। आज के युग में हर इंसान को अपने चेहरे की स्किन केयर करनी चाहिए, मेकअप करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? नहीं भाभी, आप नहीं समझ रही हो, आप इसे मेकअप लगाने को मत कहो। माँ को पता चल गया ना तो इसके साथ साथ आप भी 4 बातें सुनोगी और माँ ना जाने क्या उल्टा सीधा बोल दे आपको। आपसे तो वो वैसे ही खफा है। देखो ना भाभी, हम समझते हैं कि माँ ने जो किया वो ठीक नहीं किया। आज आप दोनों की शादी की पहली रात थी, इतनी सजावट करवाई थी भैया ने, कितना खुश थे वो, और माँ ने आप दोनों को अलग कर दिया। पर भाभी यकीन मानो, भैया ऐसे नहीं है। भैया बस
हम माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए माँ जो भी कहती है ना वो वही करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फिक्र करती हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं मानती उन्हें, आखिर माँ है वो, अपने बेटे पर उनका भी अधिकार है। कोई बात नहीं, अगर आज रात वो उन्हें अपने पास रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आखिर माँ है वो, उन्होंने उन्हें जन्म दिया है। और अगर एक दिन के लिए अपना अधिकार जताना चाहती हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं और वो चीज़ किसी और को चाहने लगती है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपना अधिकार खो रहे हो। माँ जी को अभी ऐसा ही लग रहा है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे मैं उन्हें सब समझा दूंगी, सब सिखा दूंगी। तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। भाभी आप कितनी अच्छी हो, कितनी स्वीट हो। थैंक यू सो मच भाभी इस घर में आने के लिए। आप नहीं जानती हम कितने समय से ये राह देख रहे थे कि हमारे भैया की भी शादी हो। आप दोनों ने बताया, आप दोनों की तरह सुकन्या दीदी भी बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। वो शादी में नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। आप लोग चलेंगी मेरे साथ? नहीं भाभी, हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। भाभी इतना तो आप समझ ही गई होंगी कि इस घर में वही होता है जो माँ चाहती है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी भाभी, बेकार का कोई भ्रम मत पालिए। आपके लिए और भैया के लिए मुसीबतें अभी कम नहीं है। अगर माँ ने आपको इजाज़त नहीं दी या माँ से आपने कोई बहस की ना, तो उसका सीधा असर भैया के ऊपर पड़ेगा। और वैसे भी आपसे शादी करने के लिए भैया ने बहुत पापड़ बेले हैं, वो सिर्फ हम ही दोनों जानते हैं। हाँ, गजब है, मेरी सास भी शादी की पहली रात को ही बेटा बहू को अलग कर दिया। चलो खैर कोई नहीं, बेड तो सजा हुआ है ही, मैं ही सो जाती हूँ। वो तो आज अपनी माँ की गोद में सोएंगे। ये क्या है, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं? चलिए हटिए रास्ते से, बहुत सारे काम है मुझे, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है खड़े होकर आपके साथ बातचीत करने का। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हारी सारी मंजिलें तो यहाँ हैं, मेरे साथ, मेरी आंखों में। देखो और यहीं रुको। कहाँ जाना है तुम्हें? आज शादी के दूसरे ही दिन तुम्हें क्या काम आन पड़ा है? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के ठीक से देखा भी नहीं है। रात को गए थे अपनी अम्मा के साथ अपना उनका दुख मिटाने, और सुबह आए हैं मेरे पास मेरा हाल चाल जानने। अरे क्या हुआ, नाराज हो क्या? यार देखो, तुम तो जानती हो ना, पिताजी के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और कल वो इतने दुख में थी, तो उन्हें छोड़कर मैं अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को क्या लगता है यार? माँ कहीं कैसे कैसे पूरे घर को क्या लगता? मेरी बहनों को क्या क्या संदेश जाता कि भैया को माँ की कोई परवाह ही नहीं है, वो बस अपनी जिंदगी की खुशियां चुन रहे हैं। मैंने तो बस यही जाना है कि मेरी हर खुशी हर गम में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो क्या तुम मुझे इस मझधार में अकेला छोड़ दोगी? मानती हूँ, माँ है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी होने से पहले सबसे आप पहले उनके आप बेटे हैं। पर अब तो आप मेरे पति भी हैं ना, क्या मेरी जिम्मेदारी उठाने कोई और आएगा? मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि आपने अपनी माँ के बारे में सोचा, बस इस बात से दुखी हूँ कि आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं है यार, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? तुम तो मेरी दिल हो, मेरा धड़कन हो, मेरी जान हो। तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? हाँ प्लीज़ यार, मान जाओ, माफ़ कर दो मुझे। आज से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बस एक दिन की ही बात थी। तुम तो जानती हो माँ कितनी अपसेट थी, उन्हें ऐसी हालत में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। पर तुम ना चिंता मत करो, आज से ना हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, खूब अच्छे से समय बिताएंगे। बस तुम यूं नाराज मत हो। तुम नाराज रहोगी ना तो मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा। ज़िंदगी यूँ अच्छे अच्छे डायलॉग मारने से नहीं चलती। मैं कैसे मान लूँ आप मेरी परवाह करते हैं? आपको भी तो कुछ ऐसा कर कर दिखाना चाहिए ना। आप अपनी माँ की परवाह करते हैं, बहनों की परवाह करते हैं, पर मेरी नहीं। क्या मैं आपके परिवार में शामिल नहीं? इस घर में तो मैं यही उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे एक अच्छा पति मिलेगा, प्यार करने वाली बहनें मिलेंगी, माँ जैसी सास मिलेंगी। सास का तो छोड़ ही दीजिए, बहनें तो अच्छी मिली, पर पति को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी माँ की जिम्मेदारी मत उठाइए, उनके दुख में शरीक मत होइए, पर मैं बस ये कह रही हूँ कि पत्नी भी आपकी जिम्मेदारी है। अपनी ही जिम्मेदारी पर शादी करके आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं। नहीं नहीं संध्या, तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरी प्रेरणा हो, जो मुझे हर रिश्ता निभाने के लिए प्रेरित करती हो। हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती हो, जिससे जिंदगी में मैं सही फैसले कर पाता हूँ। संध्या, माँ का कल ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज नहीं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ। मेरी जान मेरी, अब कम से कम अब तो मुस्कुरा दो। आज का वादा कर लिया है तो वादे से मुकरूंगा नहीं तुमसे।
पक्का। क्या हुआ बहू, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं महसूस हुई? तुम्हारी रात तो अच्छी से कटी ना? क्या है ना, ससुराल में तुम्हारी पहली रात थी, इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई? प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। बेटा वो अब तुझसे क्या ही कहूँ, पर कोई काम होता है तो अपने बेटे से नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? जानती हूँ अब तेरी शादी हो गई है, तू पराया हो गया है, पर करूँ क्या बेटा, काम ही ऐसे ऐसे आ जाते हैं। वो क्या है ना कि दिल्ली में तेरी मौसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोची है, तो वहाँ कोई मतलब कि कोई गवाही वाही देने वाला और कुछ देख रेख करने वाला, जैसे कोई साथ में खड़ा हो जाए ना एक प्रॉपर्टी खरीदने में। तेरी मौसी वहाँ अकेले पड़ जा रही है बेटा, तो वही उसने तुम्हें याद किया है। अब तुम तो जानते ही हो कि उसके दोनों बेटे सब अपना US चले गए हैं, कोई है नहीं यहाँ पर। कोई होता तो वो मुझसे कभी ना कहती। उसने मुझसे कहा कि जानती हूँ कि प्रशांत की अभी नई नई शादी हुई है, पर काम बहुत ज़रूरी है, अगर अभी ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी ना तो फिर कभी नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए बेटा तुझे दिल्ली जाना होगा। मैं जानती हूँ कि कल भी तू मेरे साथ ही रह गया और आज तुझे दिल्ली निकलना पड़ेगा बेटा, अब लेकिन क्या ही करूँ, स्थिति कुछ ऐसी है। ठीक है माँ, आप चिंता न करो, मैं चला जाऊंगा। ओहो, लगता है बहू नाराज हो गई बेटा, जा जाकर उसे मना ले। अब करूँ ही क्या बेटा, ऐसा काम ही आ गया। कोई और होता तो मैं उसी को भेज देती, पर प्रॉपर्टी की डीलिंग इन सब में तुझसे ज़्यादा माहिर कोई पूरे खानदान में है ही नहीं। नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। वो नाराज नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान हो जाती है। कोई बात नहीं माँ। तो मुझे चैलेंज कर रही थी ना कि अब तो हमारे जिंदगी भर का साथ है, जिंदगी भर में तुम दोनों की कुंडली पर सांप बनकर बैठी रहूंगी, तुम दोनों को कभी एक दूसरे का होने ही नहीं दूंगी। तब देखती हूँ कि तब कैसे तू इस घर में रहती है। जब इस घर में तुझे तेरी खुशियाँ ही नहीं मिलेंगी ना, तो खुद तो ये घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ अरे मैं भी तेरी सास हूँ, अगर तू डाल डाल चलेगी तो ना तो मैं पात पात चलूंगी। 3 दिन बाद। पूरे 2 दिन बाद लौटा हूँ। आज पता नहीं कैसा मूड होगा संध्या का, कहीं वो मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं होगी। जब से घर में आया हूँ तब से दिखी भी नहीं है कहीं पर। संध्या संध्या, माँ ने तो कहा था रूम में ही होगी, पर शायद बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होगी। शादी के बाद हमारी इतने दिन बीत गए और आज तक मैंने संध्या के साथ कभी सही से समय ही नहीं बिताया। समय बिताना तो दूर, मैंने तो जी भर के उससे बात भी नहीं की, उसे देखा तक नहीं। हे भगवान, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, और होगा भी क्यों ना। मैंने काम ही ऐसा किया है, पर करूं ही क्या। अचानक से ही सारी जिम्मेदारियां ऐसा सर पर आ जाएंगी, सोचा ही नहीं था। संध्या संध्या, आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। स स स स संध्या। अरे मुंह तो बंद कर लो पतिदेव, और इतने सा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक सा से काम चल जाएगा। संध्या, और सिर्फ तुम्हारी संध्या। संध्या, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी। संध्या, गजब लग रही हो। मतलब मैं क्या ही बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम वही संध्या हो? संध्या, सच में बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा। तुम्हें ना कुछ भी समझने की जरूरत भी नहीं है। बाहों में चले आओ ओ हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। हरे राम हे राम, अरे बेटा, अरे ओ बेटा, बेटा प्रशांत, ये भगवान। ये अचानक माँ को क्या हो गया? मुझे जाना होगा। ऐसा लग रहा है शायद माँ को चोट लगी है, या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे ऐसे कराहने वाली आवाज आ रही है? मैं जरा जाकर देखता हूँ। तुम भी जरा कपड़े चेंज कर लो और जल्दी से आ जाओ, देखते हैं आखिर माँ को हुआ क्या है। माँ माँ माँ, तंग आ गई हूँ मैं इस बुढ़िया से। अब तो इसका कोई ना कोई इंतजाम मुझे करना ही होगा। हद कर दी है इसने। मैंने सोचा था खुद से समझ जाएगी, पर नहीं, खुद से समझने वालों में से नहीं है ये। अब इसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करना होगा। बेटा बहुत तकलीफ में हूँ, न जाने कैसे पैर ही मुड़ गया मेरा चलते चलते। अब कोई बैठकर जरा पैर की मालिश कर दे तो आराम मिल जाए। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगा। संध्या आपके पैरों की मालिश कर देगी। संध्या, जाओ जरा वो ऑइंटमेंट उठा कर ले आओ तो
माँ के पैरों में लगा दो और थोड़ी मसाज कर देते हैं। एक पैर तुम संभाल लो, एक पैर मैं संभाल लेता हूँ। माँ को भी ना जाने कैसे इतनी तकलीफ हो गई। माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम दोनों यही हैं आपके पास, जल्दी ही आप ठीक हो जाओगी। अरे संध्या खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी ऑइंटमेंट लेकर आओ। हाँ जी बिल्कुल, मैं ले आती, आप लगा भी देंगे। पर एक बात बताऊँ आपको, ये सिर्फ मालिश से होने वाला आराम नहीं है, आपको ना इन्हीं डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे घर के बगल में ना ऐसे ही एक किस्सा हुआ था, जहाँ मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती थी ना, वहाँ पर एक औरत का मतलब कि ऐसे ही माँ जी की एज की औरत थी, उसका पैर हल्का सा मुड़ा, उसने खाली ऑइंटमेंट लगाकर मसाज करवाकर लगभग हफ्ते भर चलाया। उसके बाद आप जानते हैं कि अंत में क्या हुआ, पैर में कहीं ऐसे नस मुड़ गई थी ना, पॉइजन फैल गया था, पॉइजन, पूरा पैर ही कटवाना पड़ा बाद में। बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ मैं, उन्हें फ़ोन करके बुला लेती हूँ, वो माँ जी का इलाज अच्छे से कर देंगे, मोटी मोटी 2-4 सुइयाँ लगा देंगे, माँ जी एकदम उठ खड़ी हो जाएंगी आज। मोटी मोटी सुइयाँ? मुझे सुई से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी, ऑइंटमेंट लगा दे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। अगर कहीं चीरा लगाने की या कट लगाने की ज़रूरत हुई, कोई सर्जरी करने की ज़रूरत हुई ना, वो तो सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है ना। वो आपका एक्सरे करवाएगा, देखेगा कि पैर की हड्डी कितनी मुड़ी है, कहीं हड्डी में कोई चटकन तो नहीं आ गई, कहीं हड्डी अपनी जगह से तो नहीं फिसल गई। ऐसे ऑइंटमेंट लगाने से खुद से आराम कर लेना, तौबा तौबा। अरे आप तो मेरी सास हैं, आपको कुछ हो गया तो भला मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? आपके बगैर इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूँगी? नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे इतने समय बाद तो मेरी प्यारी सास मिली है, मैं उनके हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। मैं उस डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ, वो बस आ जाएगा। नहीं, चीरा कट सर्जरी? अरे जरा सा मेरा पैर मुड़ा है तो मेरा ऑपरेशन करवाई डाल रही है। नहीं नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा इससे बोल दे ये जाए यहाँ से। एक तो इस औरत को मैं देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दर्द होने लगता है। नहीं माँ, ये सही कह रही है। अगर सर्जरी की ज़रूरत हुई ना, डॉक्टर ही है जो समझ सकता है, एक्सरे करवाएगा वो आपका, तब पता चलेगा कि पैर की कौन सी हड्डी खसकी है। कहीं कोई हड्डी उड्डी फिसल गई होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी भर चल ना पाओ। माँ संध्या किसी अच्छे डॉक्टर को जानती है, हमें लगता है कि एक बार उनसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। आपके देखो ना, पैर में इतनी तकलीफ है, आप तो उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। फंस गई सासू माँ अपनी ही चाल में। अब या तो आपकी पैरों की सर्जरी होगी, या अभी आप खुद सबके सामने सच सच बताओगी कि आपको कुछ नहीं हुआ था। अरे कैसी डायन औरत हो तुम, बेटा और बहू के बीच में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा लगता है कि शायद मेरे पैर अब ठीक हो गए हैं। आराम मिल गया है मुझे बहू। बेटा तुम भी जाओ, आराम कर लो अब। हाँ, लग रहा है कि अब ठीक हो गई, शायद कोई नसी चढ़ी थी, लेटी थोड़ा देर पाँव इधर उधर फैलाए तो ठीक हो गई। जाओ जाओ बेटा बहू, तुम लोग जाओ अपने कमरे में। हाँ माँ जी, आपको और भी कोई समस्या हो ना तो मुझे बताना, मेरे पास ना हर समस्या का इलाज है। किसी की कितनी से बुरी बीमारी हो, पुरानी से पुरानी, सब ठीक कर लेती हूँ मैं। आज तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है ना, इस बात का बहुत बुरा परिणाम भुगतेगी तू। मेरी चाल को विफल करनी चली है ना, तो जानती नहीं है भी कौशल्या देवी चीज क्या है। जिसके साथ तू रह रही है ना, उसकी अम्मा हूँ मैं, तो मुझसे आगे तो कभी नहीं जा पाएगी, देख लेना तू। नहीं माँ जी, कम से कम अब तो मुझे मारना बंद कर दीजिए। इस हालत में भी आप मुझ पर हाथ उठाती हैं। माँ जी मेरा 6ठा महीना चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है माँ जी, प्लीज। माँ जी मैं घर के सारे काम कर तो रही हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं सब संभाल लूंगी माँ जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। पर मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए प्लीज माँ जी मुझ पर हाथ मत उठाइए। हाथ नहीं, मैं तुझ पर लात भी उठाऊंगी। एक काम तो तुझ औरत से होता नहीं है, निकम्मी नालायक की कहीं की, न जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कर पाई, न ही घर का कोई काम आता है तुझे। तो जैसी बेकार औरत को अपनी घर की बहू बनाकर बसता तो हम रहे हैं। अब की देख, मैं तेरी अम्मा को फोन करके कहती हूँ ना, पूरे के पूरे 9 लाख रुपए भिजवाए, तेरा खर्चा प्लस हमें इतनी बड़ा जो नुकसान हुआ है उसका। तेरी जगह कोई अच्छी बहू लेकर आती, पढ़ी लिखी, कम से कम कोई सुख तो होता उसको। तू तो न शकल सूरत में है, न पढ़ाई लिखाई में। नरक हो गई मेरी तो जिंदगी। मेरा बेटा इसीलिए तेरी शकल नहीं देखना चाहता, ऐसी है ही तू। सुकन्या दीदी, अरे भाभी आप यहाँ मेरे घर पर? भाभी कैसे आना हुआ? और माँ के साथ आई है क्या? माँ भी आई है क्या? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले तो मुझे इनसे बात करनी है। आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ननद पर इस अवस्था में उस पर हाथ उठाने की? हाँ, अरे इसके भैया
इसकी माँ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा रुपए पैसे देकर आपका घर भरे डाल रहे हैं, और बदले में आप हमारी फूल जैसी ननद को इस तरह से रखती हैं। 6 महीने की गर्भवती है वो, आपके खानदान का चिराग पल रहा है उसकी कोख में, और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। हाँ, क्या बोली? हाँ, क्या बोली? भाभी प्लीज शांत हो जाइए, भाभी प्लीज। ये शांत होने वाला मैटर नहीं है, समझने की कोशिश करिए सुकन्या दीदी। अभी तक आप सहती आई हैं, कल को आपका बच्चा भी वही सब कुछ सहेगा जो आप सह रही हैं। आप अभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, कल अपने बच्चे के लिए क्या आवाज़ उठा पाएंगी? हाँ, इन लोगों का तो जैसा मन करेगा वैसा बर्ताव उसके साथ भी करेंगे। क्या तब भी आप ऐसे आंसू बहाकर सब कुछ सहती रहेंगी? अरे एक औरत होना अपने आप में सबसे बड़ी जीत है, और कैसे सह सकती हैं आप इतना कुछ? वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं खुद आपके पास चली आई, वरना तो आप कब तक ये सब कुछ सहती रहती। हाँ भाभी ये सब प्लीज आप बंद कर दो, ये सब कुछ बोलना। मैं जी भाभी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ, मैं नहीं समझा दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। भाभी मैंने तो आपको सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज सच्चाई में देखकर लग रहा है आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी इंसान है। पर भाभी सबकी किस्मत ना एक जैसी नहीं होती, मेरी किस्मत में सिर्फ सहना ही लिखा है। अगर मैं यहाँ से गई ना तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है कि अपना पेट पाल लूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी भाभी? और अब मेरे कोख में पलने वाला बच्चा भी मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं इसे बिना बाप के सहारे के तो नहीं छोड़ सकती ना। ये सब बकवास बातें हैं, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ नहीं होता। और पढ़ाई लिखाई का क्या है, जब आपका दिल करेगा तब सीख लेना। पर अभी ये लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और आपको सहना नहीं चाहिए दीदी। वो तो आज माँ जी 11 लाख रुपए का चेक साइन करके भेज रही थी जमाई जी के पास, तो मैंने सोचा कि मैं ही चलकर देख लेती हूँ कि इतने रुपयों के बाद मेरी दीदी कितने सुकून से है। और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि मेरे घर वाले तो सिर्फ आपके पति को और आपके घर वालों को पैसे ही दे रहे हैं, आपको तो यहाँ एक पैसे का भी सुख नहीं है। भाभी मेरे नसीब में ना यही सब कुछ लिखा है, आप मेरी चिंता मत करो। अब बस कुछ ऐसा मत करो जिससे भैया के लिए मुसीबतें आए। माँ पहले ही आपके और भैया के रिश्ते के खिलाफ है, जैसे तैसे करके ये रिश्ता जुड़ा है। भाभी प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी वजह से कुछ खराब मत करो। हाँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहती है ना तो बस इतना कर दीजिए कि अपनी इस आखिरी गर्भावस्था के आखिरी समय में मैं अपने घर चलकर रह सकूँ। भाभी माँ को अगर आप इस बात के लिए मना लेंगी ना तो मेरी सबसे बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने बच्चे के लिए भी खतरा महसूस होता है। माँ जी मुझसे हर वो काम करवाती हैं जो उन्हें मुझसे नहीं करवाना चाहिए। इस अवस्था में भी मैं वो सारे काम करती हूँ। भाभी अगर आप इतना कर लेंगी ना तो मैं समझूंगी कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। सुकन्या इस घर में नहीं आएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो अपने ससुराल में ही रहेगी, वहीं उसकी डिलीवरी होगी। तुझे क्या लगता है एक बार अगर अपना ससुराल छोड़कर वो यहाँ आ गई तो वापस से वो अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी क्या? हाँ, औरत है, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, सह लेकर अपना उसी घर में रहना चाहिए। दुनिया समाज को क्या जवाब देगी? हाँ, एक बच्चे की माँ बनकर घूमेगी और वो भी उस बच्चे का बाप उसके साथ नहीं रहेगा। क्या जिंदगी होगी उन लोग का तुझे पता भी है? तू अपने स्वार्थ में मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दे, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा किया जो सुकन्या तेरे साथ नहीं आई, वरना तो उसे यहाँ से वापस मैं भेज देती। और ये बात तो अच्छे से समझ ले, मेरी बेटी की जिंदगियों में दखल देना ना बंद कर दे। माँ जी कैसी माँ है आप, मैं आपको बता रही हूँ। 6ठे महीने की गर्भवती के साथ ऐसा पेश आना, माँ जी उस घर में दीदी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, एक बार आप उन्हें यहाँ तो ले आओ, कम से कम उनकी डिलीवरी तक। एक बार बच्चा हो जाने के बाद वापस से आप उन्हें उनके ससुराल भेज देना, मैं मना नहीं करूँगी। पर माँ जी अभी तो कम से कम उन्हें यहाँ पर ले आइए। सुन लड़की, अपनी तीनों बेटियों को जन्म ना मैंने दिया है अपनी कोख से, तू उनकी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। मेरी जो बेटी को मैं जैसा चाहूंगी उस रास्ते पर ले जाऊंगी। अपनी बेटियों का भला बुरा ना मैं सोच सकती हूँ, तुझसे सलाह मशवरा की जो जरूरत नहीं है मुझे। कल को आई हुई चलिए मुझे रास्ता दिखाने, मैं अच्छे से जानती हूँ अगर ससुराल में इंसान की औकात ना हो ना तो वो ससुराल छोड़ना नहीं चाहिए। एक भी दिन छोड़कर इधर उधर हुई ना तो वापस से ससुराल में अपनी जगह बना पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, नामुमकिन। हाँ माँ, हाँ मैं समझाता हूँ इसे, आप गुस्सा मत करो माँ, आप जाओ वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। संध्या पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत है इन सब मामलों में बोलने की? हमारी अपनी जिंदगी की समस्याएं कम है जो तुम और समस्याएं अपने सर पर मोड़ लेती रहती हो। हाँ, पागल मैं नहीं, आप हो गए हैं। और स्वार्थी भी, अपनी ही बहन से ऐसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं, उसकी दुख सुख से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे कैसे भाई हैं आप, आपका खून नहीं खौलता जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ। 6ठे महीने की गर्भवती है आपकी बहन और उससे इस तरीके का व्यवहार कर रही थी उसकी सास। मारा पीटा जाता है उसे उस घर में, उससे काम करवाया जाता है। ऐसे में कैसे सुस्त रहेगी वो? मैं वहाँ से आ रही थी तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैं माँ जी की मर्जी के बगैर वहाँ पर गई थी। मैं वहाँ पर बस उनका हाल चाल लेने गई थी, उनसे मिलने गई थी, क्योंकि शादी के बाद मेरी सारी बहनों से मुलाकात हुई थी, बस केवल उनको से नहीं हो पाई थी।
बाकी दोनों बहनें मुझे मिल गई थी, इसीलिए मैं सुकन्या दीदी से मिलने उनके ससुराल गई थी और वहाँ जाकर उनकी असली स्थिति देख कर आ रही हूँ। अरे कैसे भाई हैं आप, इतना सब कुछ बता रही हूँ फिर भी आपका खून नहीं खोल रहा। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अपनी माँ से नहीं लड़ पा रहे हैं, कैसे इंसान हैं आप। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि सुकन्या दर्द में है, सुकन्या दुख में है, पर माँ का कहना भी गलत नहीं है। अगर सुकन्या एक बार अपने ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई ना, तो उसका पति वाकई में बाद में उसे अपनाए या ना अपनाए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके सुख के बारे में नहीं सोचता? मैंने खुद प्रभात को अपनी कंपनी में जॉब दी थी, पर तुम्हें पता है प्रभात ने क्या किया? वहां पर आते ही उसने घपलेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं साफ साफ तो उसे निकाल नहीं सकता था। बस मैंने उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया जिस पर वो काम कर रहा था। मैंने उससे कहा अभी ऑफिस में काम ही नहीं है, फिर कभी काम होगा तब मैं उसे बुला लूंगा। उस इंसान की आदत है निठल्ला घूमने की। तुम क्या जानती हो, क्या मैंने सुकन्या की जिंदगी सुधारने की कोशिश नहीं की? ले देकर मेरे पास यही एक रास्ता बचा कि मैं खुद ही पैसे भेजता रहूं उसके पास, उसके घर वालों के पास, जिससे मेरी बहन सुकून से रह सके। वाह जी वाह, मतलब अपनी बहन की परेशानियां देखी और दूर करने की कोशिश की भी तो क्या कि पैसे दे रहे थे। पैसे देकर जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो सकती ना, तो क्या ही अच्छी बात थी। सिर्फ पैसे देने से ना आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। पैसे देकर आप 9-10 लाख 11 लाख क्या ही हासिल कर लेते हैं। आपकी बहन तो वैसी की वैसी ही जिंदगी जी रही है ना। क्या काश आप समझ पाते एक औरत का दर्द, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। मुझे तो बस दुख इस बात का है। बहू बस बहुत हो गया, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद भी मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रही थी। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, ये मेरा घर है, वो तीनों मेरी बेटियां हैं। उनकी ज़िंदगी में वही होगा जो मैं चाहूँगी। मेरे सभी बच्चों की ज़िंदगी पर मेरा पूरा अधिकार है। जन्म दिया है मैंने इन्हें, और इनका भला मुझसे ज़्यादा अच्छे से ना कोई नहीं सोच सकता, समझी? ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे बारे में तो सब मैं वैसे ही जानती हूँ। जितना ध्यान तुम मेरी बेटियों पर लगा रही हो ना, उसका एक हिस्सा बचाकर अपने घर परिवार पर भी ध्यान दो। अपने पति पर ध्यान दो और अपने परिवार के बारे में सोचो। परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, समझी? अच्छा माँ जी, जब आपकी कृपा रहेगी तो मैं अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोच लूँगी, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता होगा कि बच्चे ना पेड़ से तोड़कर नहीं लाए जाते। देख रहा है तेरी बीवी की जुबान कैसे चलती है, कैसे की तरह कच कच कच। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। ना जाने कहाँ से तो बम का गोला उठा कर ले आया मेरे घर में, जो रोज नए धमाके करती है। हाँ नहीं तो बस एक बात अच्छे से समझ ले, ये इस घर में जो भी धमाके करे उन सब की आँच ना मेरी बेटियों के घर तक नहीं जानी चाहिए, और ना ही मेरी बेटियों के जीवन तक जानी चाहिए, समझा? सुकन्या की शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती उसके ससुराल में कुछ ऐसा हो जिससे वो लोग सुकन्या को छोड़ दें। मेरी बिना इजाजत के तेरी बीवी सुकन्या के घर गई, ऊपर से उसे जबरदस्ती इस घर में लाने की कोशिश कर रही है। तो उसे ये बात अच्छे से समझा दे कि मेरी बेटियों की जिंदगी से ना दूर हो जाए। अपने बच्चों का भला बुरा ना मैं खुद सोच सकती हूँ, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। हे राम, कहाँ फंस गया मैं। दोस्तों, शादी के बाद मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जैसे मैं धोबी का वो कुत्ता बन गया हूँ जो ना घर का है ना घाट का। दोस्तों, दो दांतों के तले दबी हुई जीभ की जैसी स्थिति हो गई है मेरी, जो ना इधर जा सकता है ना उधर। माँ अपनी ओर खींचती है, बहू अपनी ओर खींचती है, मतलब बीवी अपनी ओर खींचती है। समझ में नहीं आता कि किसकी बातें सुनूं, किसको सही ठहराऊं। मेरी तो ऐसे ही कट रही है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी स्थिति कैसी है? मेरे जैसी ही है या भाई सबको अच्छा घर परिवार, अच्छी बीवी, अच्छी माँ मिलती हैं? बताइएगा ज़रूर दोस्तों। अब मेरे साथ जो भी है, जैसा भी है, मुझे तो वैसे में ही जीना है। आप लोग लेकिन दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा मेरी कहानी कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रूर देखिएगा दोस्तों इस कहानी के अगले भाग में, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल अपनी कहानी के अगले भाग में। और हाँ दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज़ आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल अपनी कहानी के अगले भाग में। देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।